अस्सलाम वालेकुम जी। लिंकमेज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा नाम आमना नवाज है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और सदाकत क्लिनिक मरी की डायरेक्टर हूँ। हम पिछले कुछ हफ्तों से ये वेबिनार सीरीज का हमने आगाज किया है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने बात की है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो टफ लव का ही आगे फर्दर जो प्रैक्टिकल जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में मोहब्बत भरी गिरफ्त यानी टफ लव पेरेंटिंग के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से वालिदैन उसको अमली तौर पर अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं अपने गेस्ट का। हमारे साथ मिस हफ्जा शाहिद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, विलिंग वेज लाहौर में बतौर हमारी नफ्सियात काम करती हैं। नदीम इकबाल साहब हैं, ये भी हमारे नफ्सियातनी हैं और सदाकत क्लिनिक कराची के डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ तलाल जुबैर साहब हैं, ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं और विलिंग वेज इस्लामाबाद के डायरेक्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। टफ लव पे हम आज बात कर रहे हैं और पहला सवाल मेरा तलाल जुबैर साहब से ही है आज, क्योंकि हम कुछ ऐसे सवालात हमने इकट्ठे किए हुए हैं जो आपसे पूछने हैं, जो कि वालिदैन के जनरली सवालात होते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल जो मैं तलाल साहब से पूछूंगी कि क्या वालिदैन बच्चों के दोस्त हो सकते हैं, यानी इनका आपस में कोई दोस्ती वाला रिश्ता हो सकता है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा सुनते हैं इस बारे में कि पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि ये तो मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, या पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे हमारे दोस्त बन जाएं। तो ये ख्वाहिश क्यों होती है कि दोस्त बन जाएं, और क्या दोस्त बनना मुनासिब भी है वालिदैन और बच्चों का? इस पे कुछ रोशनी डालें आप। बहुत शुक्रिया मिस आमना। बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने जो वालिदैन और बच्चे हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनाया हुआ है कि जिसके अंदर के वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने बच्चों की परवरिश, उनकी तरबियत करनी होती है और उनको एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाना होता है, उनकी ग्रूमिंग करनी होती है, उनको इस काबिल बनाना होता है कि वो हर दिन जो है वो अपनी कोई नई जिम्मेदारी, कोई बेहतर जिम्मेदारी लेके और दुनिया के अंदर जो है वो आगे जो है वो जा सकें, कामयाबियां हासिल कर सकें और सितारों की तरह चमक सकें। जब तक तो बच्चे वालिदैन के इस गिरफ्त के अंदर रहते हैं, जब तक वो छोटे होते हैं, अभी वो चल नहीं सकते, वो लड़ना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें बड़ी खुशी मिलती है उनकी इंडिपेंडेंस में। और मियाँ और बीवी भी बहुत प्राइड महसूस करते हैं रोज की जो डेवलपमेंट होती है बच्चों की, उसको डिस्कस करने में। अच्छा, फिर जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है वो, इनको हवा निकल लगती है बाहर की और इनके कुछ पर पुर्जे निकलने लगते हैं, और जब ये बाहर की इन्वायरमेंट के अंदर जाना शुरू करते हैं, इनके दोस्त बनते हैं, तो फिर वालिदैन को उनकी लाइफ के अंदर होने वाले जो भी वाकयात हैं, मामलात हैं, उसके ऊपर जो है वो रोजमर्रा की अपडेट्स चाहिए होती हैं और वो बच्चों के साथ शेयर करने लगते हैं। अब बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के रवैयों को बहुत खूबी जानते हैं, बखूबी जानते हैं, और उन्हें ये भी पता होता है कि इनका जो टॉलरेंस का लेवल है वो कितना है, और वो उनसे उतनी ही फिर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि वालिदैन के लिए डाइजेस्टेबल होती है। मिस अफजा, ये जो वालिदैन का दिल करता है कि बच्चों के मुंह में आधी बात हो और फौरन पूरी कर दी जाए, मतलब वो इंतजार करवाने के दिल नहीं करता बच्चों को, और इतने प्यारे लगते हैं वालिदैन को जाहिर है बच्चे अपने, कि वो फिर हर बात पूरी करना चाह रहे होते हैं उनकी। और इससे देखा गया है कि बच्चों में एक बेसब्रापन पैदा होता है कि फिर बड़े होके बहुत दूर तक फिर इसके नताइज निकलते हैं कि काफी बुरे असरात उनकी जो इम्पल्सिविटी पे हैं जो वो पड़ते हैं, यानी इम्पल्स कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चों का। तो ये कितना ठीक है कि बच्चे इधर बात में इधर कोई फरमाइश करें और उधर माँ बाप फौरन पूरी कर दें, तो ये प्यार का इजहार होगा और तभी बच्चों को एहसास होगा कि जी ये हमारे अम्मी अबू बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो क्या ये सही अप्रोच है कि फौरन फौरन बच्चे के मुंह में बात हो उसकी पूरी कर जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, कि फौरन फौरन उसकी सारी बात मान ली जाए? मिस आमना, ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि हर वालिदैन ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनका
बस नहीं चलता कि वो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दें, क्योंकि वो ये कहीं न कहीं समझते हैं कि हम नहीं पूरी करेंगे, यानी इनके वालिदैन होने के नाते हम इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन ये एक बीमार सी अप्रोच है जिसमें कि वो अपने बच्चों को सारी ख्वाहिशात मान-मान कर उनको इंतज़ार करने की या ना सुनने की आदत ही नहीं डालते। इसको बेसिकली कहते हैं इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, कि फ़ौरन किसी ने कोई ख्वाहिश की और फ़ौरन उसकी बात मान ली गई। तो बच्चों की ट्रेनिंग ही वो बचपन से ऐसी कर देते हैं। हालाँकि उनको तो अपने बच्चों को ऐसे मुआशरे के लिए तैयार करना चाहिए, ऐसे मुआशरे के लिए बड़ा करना चाहिए जहाँ पर हर कोई उनके वालिदैन जैसा नहीं होगा, जहाँ पर उनको बहुत जगहों पर ना भी सुननी पड़ेगी, उनको बहुत दफ़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो अगर हमने उनकी ट्रेनिंग ही नहीं करवाई होगी, तो वो कैसे इस मुआशरे में आगे बढ़ेंगे, या वो कैसे एक ऐसी इफ़ेक्टिव लाइफ़ गुज़ार सकेंगे जो उनको बड़ी मदद दे सकती है आगे बढ़ने में। वालिदैन का कहीं न कहीं ख़्याल ये होता है कि हम हर वक़्त इनको कुशन करके रखें, हम इनकी बातें, इनके कहे आधी बात उनके मुँह में हो तो हम इनकी बात मान लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक बिटर रियलिटी है कि वालिदैन ने हमेशा साथ रहना नहीं होता। तो जब बल्कि आपने अक्सर इस तरह देखा होगा कि उनकी बचपन से इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि छोटे होने से ही हम छोटे-छोटे बच्चे मॉल्स में देखते हैं, अगर उनको कोई खिलौना या कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है, तो अगर उनके वालिदैन मना कर देते हैं, वक़्त की कमी की वजह से या किसी और वजह से, तो वो ज़मीन पर लेट कर रोना शुरू कर देते हैं। वो इतनी ज़िद करते हैं, यहाँ तक कि उनके वालिदैन मान जाते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं दिला देता हूँ इसको वो चीज़। ये वो तरीका होता है जो बच्चों ने अनकॉन्शियसली सीख लिया होता है, क्योंकि हम बचपन से ही अनकॉन्शियसली बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं, और ये वाला जो तरीका होता है कि मैं बात मनवा ही लूँगा ज़िद करके, तो जब उनको छोटी चीज़ मनवानी होती है, तो वो थोड़ी ज़िद करते हैं, और जब उनको ज़्यादा कोई बड़ी बात मनवानी होती है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ज़िद करते हैं, क्योंकि सीखा उन्होंने ज़िद करना ही होता है। तो आप जो आपने सीखा होता है, आप प्रैक्टिस उसी की करते हैं, और आपका रिएक्शन भी उसी तरह का निकलता है। तो ये जो चीज़ है कि बच्चों के अंदर इम्पल्स कंट्रोल आ जाता है, यहाँ तक कि वो बड़े हो जाते हैं और टीन एज में जाना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक सबसे ज़्यादा वल्नरेबल किस्म की एज होती है, जहाँ पर हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, मूड मिज़ाज के चेंजेस भी आ रहे होते हैं। तो अगर किसी ऐसे बच्चा जो कि इम्पल्स कंट्रोल के साथ है, या उसको आता नहीं है इंतज़ार करना, उसको ना सुनना नहीं आता, तो ये एज उसके लिए बड़ी खतरे वाली एज है। क्योंकि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएगा, डिफरेंट और लोगों से मिलेगा, वो सिगरेट पीते होंगे, वो सिगरेट ऑफ़र कर देंगे, तो उसको मना भी नहीं करना आता होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब वो दूसरों के पास कोई और चीज़ें देखेगा, जो शायद उसके वालिदैन के पास उतनी हैसियत ना हो, तो वो आकर डिमांड करेगा ज़िद में कि मुझे किसी भी तरह से वो चीज़ चाहिए। और फिर वालिदैन इस कोशिश में लग जाते हैं कि चलो किसी तरह इसको अरेंज करके हम ये चीज़ दें। वो एक चीज़ बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनके हर तरह के वसाइल जो है ना, वो बड़े लिमिटेड से हैं। यानी चाहे उनके जिस्मानी वसाइल हों, चाहे उनके जज़्बाती वसाइल हों, चाहे उनके माली वसाइल हों, हर तरह के वसाइल वालिदैन के जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और कहीं न कहीं उनकी एक हद होती है। तो वो जज़्बाती तौर पर भी थक जाते हैं ऐसे बच्चों से जो ज़िद कर के हर बात मनवाते हो, वो फाइनेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कर के भी थक जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ भी आपके लिमिटेड होते हैं। और जिस्मानी तौर पर भी वो थक जाते हैं, यानी इस तरह ज़िदें पूरी कर के, और फिर वो पुट ऑफ होते हैं, और फिर वो थक जाते हैं, और वो बैक एंड पे चले जाते हैं कि अब हम किस तरह से इसको डील करें, और तब तक वो नौजवान अच्छा खासा खराब हो चुके होते हैं अपनी इम्पल्सिविटी में। तो मैं पढ़ रही थी इस बुक में कि उन्होंने लिखा हुआ था कि वालिदैन जो होते हैं ना, वो एक गलतफ़हमी में मुब्तला होते हैं, और उसका नाम उन्होंने रखा होता है सेंटा क्लॉज़ सिंड्रोम। यानी इसका मतलब ये है कि उनको लग रहा होता है कि हम वो सेंटा क्लॉज़ हैं जिसके डफ़ल बैग में हर चीज़ पड़ी होगी हमारे बच्चों के लिए। यानी जबकि हर वालिदैन का कहीं न कहीं, बिल्कुल, हर वालिदैन का कहीं न कहीं ये ख़्याल होता है कि हमारे बच्चों के लिए जो भी उनकी डिमांड्स होंगी ना, वो हमारे पास पड़ी होंगी। हम उनको हर तरह के गिफ्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हर तरह की चीज़ दे सकते हैं जो वो माँग रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर वक़्त हर तरह की चीज़ मुहैया करने के लिए अवेलेबल हों। तो ये ट्रेनिंग बचपन से ही करानी चाहिए वालिदैन को अपने बच्चों के साथ, कि अगर वो एक बार ना कह देते हैं, तो फिर वो उस पर डटे रहें। फिर कोई मक्स उनका फिर बिल्कुल उनको इस चीज़ में इमोशंस में बहना नहीं चाहिए कि अगर वो बच्चा ज़िद कर रहा है या रो रहा है, कोई भी बच्चा ज़िद करने से या रोने से किसी भी बच्चे को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अगर वो कुछ देर रो कर उसके बाद सँभल भी जाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि वो सीख ही रहे होते हैं कि ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं भी मिलना, तो मैंने पेशेंस कैसे एक्सप्रेस करना है।
डॉक्टर साहब अक्सर एक चीज कहते हैं कि इम्पल्स कंट्रोल की ट्रेनिंग तो बहुत बचपन से ही शुरू हो जाती है, कि जब एक छोटा सा बच्चा रो रहा होता है भूख में और उसकी माँ भाग रही होती है इधर उधर फीडर कलेक्ट करने और ये सारी चीजें करने के लिए, तो वो कहते हैं कि माओ को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि थोड़ी देर रो लेना चाहिए, वो आराम से तसल्ली से उठें, अपने काम करते करते साथ फीडर भी पकड़ लें और फिर जरा 1-2 मिनट रो लेने दें उनको, कोई मसला भी नहीं होगा रोने से, बल्कि उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी कि अच्छा मुझे थोड़ा इंतजार करना है और कुछ देर के बाद ही मुझे जो है ना वो फीडर मिलेगा या इस तरह से कोई भी चीज। तो ये प्रैक्टिस अगर बचपन से ही करा देंगे तो बड़े होकर जाकर हम ये उनसे तवक्को रख सकते हैं कि जब नशे से उनको रोका जाएगा या गाड़ी देने से रोका जाएगा या मोबाइल फोन अपनी मर्जी का देने से या उनकी मर्जी का ना देने से रोका जाएगा, तो वो सुनने वाले एंड पर होंगे। लेकिन अगर हमने बचपन से ही बहुत लाड प्यार में खराब किया होगा, जिसको कि सिक लव कहते हैं, तो फिर बड़े होकर ये सारी मुश्किलात जो आगे आनी ही आनी है, उसमें जरा हमें बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help. सो सेंटा क्लॉज सिंड्रोम की जो आपने बात की है कि इससे निकलने की जरूरत है पेरेंट्स को, बिल्कुल। क्योंकि वो सिर्फ हर ख्वाहिश पूरी करने वाले वो पेरेंट्स बन जाते हैं ना बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए अपने लिए काफी मुश्किल है, हालांकि बेसिक नेसेसिटीज का तो बिल्कुल फर्ज है माँ बाप का, लेकिन वो जो लग्जरीज आगे से आगे उनका फर्ज सा बन जाता है। और अगर कभी माँ बाप से कोई कोताही हो, कमी रह जाए, तो बच्चे उस पे भी वालिदैन को बुरा भला कहते हैं कि आप मेरे लिए लेटेस्ट आईफोन भी नहीं लेके दे रहे, मेरे 5 दोस्तों के पास है, तो आपके पास कैसे माँ बाप हैं आप? हालांकि ये कोई उनका फर्ज नहीं है माँ बाप का कि हर लेटेस्ट आईफोन लेकर देना, लेकिन वो एक क्योंकि बचपन से एक इमेज बना होता है पेरेंट्स का बच्चों की नजर में कि ये हर चीज मुझे प्रोवाइड करेंगे, मेरी हर मुसीबत में से मुझे निकालेंगे, चाहे मैं जितने मर्जी ब्लंडर्स करूंगी मुझे रेस्क्यू करेंगे। तो वो फिर इमेज बाद में भी काफी मुश्किलात फिर माँ बाप को भी होती है और बच्चों को भी। नदीम साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, जैसे मिस हज़ा ने बताया कि अपने आप को रोक के रखना और इस बात को समझना कि हमारे लिमिटेड वसाइल हैं, क्योंकि अगर लिमिटेड वसाइल भी हों तो भी वालिदैन बच्चों के सामने यही शो कराते हैं कि तुम हुक्म करो, हम हर चीज तुम पूरी करेंगे। तो ये जो एक ख्वाहिश होती है कि बच्चों का फेवरेट पेरेंट बनना, ये एक माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम बच्चों के फेवरेट बेस्ट पापा बेस्ट मामा बन जाएं, और अगर कभी नो कहना पड़ जाए वालिदैन को तो उनको बड़ा गिल्ट होता रहता है बहुत देर तक कि हमने इसको मना क्यों किया, और फिर वो कोशिश करते हैं कोई ना कोई बहाने से हम फिर उसकी कोई ख्वाहिश पूरी कर ही दें और उसको बुरा ना लगे जो हमने नो कहा है। तो क्या ये दुरुस्त है कि बच्चों का फेवरेट बनने की कोशिश करना कि हम फेवरेट पेरेंट्स बन जाएं, इसके आप बेस्ट पेरेंट्स हैं दुनिया के, और क्या ये मुमकिन भी है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है अगर हम इमीडिएट आउटकम की सूरत में देखें, यानी अगर फौरी आउटकम की सूरत में देखें तो ये मुमकिन नहीं है। मगर जब वालिदैन बच्चों को नो करते हैं, और एक वर्ड है जो हम इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किए जाने वाला वर्ड है, और वह डिसिप्लिन। क्योंकि हमारी सोसाइटी में और ओवरऑल डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझा जाता है। आया कि डिसिप्लिन जो है वो पनिशमेंट नहीं है, और जो वालिदैन डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं तो वो फिर डिसिप्लिन करने के बाद गिल्ट में जाते हैं, या उनको दुख होता है, उनको लगता है कि मैं कोई अच्छा वालिद नहीं बना, या मैं कोई अच्छी वालदा नहीं बनी, और मैं बहुत बुरी और सख्त वालदा हूँ। जब वो समझते हैं कि डिसिप्लिन की एक्चुअल मीनिंग क्या है, डिसिप्लिन के लिए जो
इब्रानी या इमरानी ज़बानों में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं या डिसिप्लिन के जो सिनोनिम्स हैं वो एजुकेशन है, वो ट्रेनिंग है, और ये वो एजुकेशन और ट्रेनिंग है जो अगर बच्चे को ना प्रोवाइड की जाए तो फिर बच्चे को एक बहुत बड़ा हैंडीकैप होता है, और ये वो हैंडीकैप होता है कि इसके साथ आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। वैसे तो बहुत सारे और भी हैंडीकैप होते हैं, मगर उन हैंडीकैप्स के साथ लोग कामयाब होते हैं और बड़ी तरक्की करते हैं। मगर अगर किसी बच्चे में लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से हैंडीकैप हो जाए, जिस हैंडीकैप को बिहेवियरल हैंडीकैप कहते हैं, तो फिर वो बच्चा कहीं भी कामयाब नहीं होता। जब वालिदैन डिसिप्लिन को सही से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, डिसिप्लिन को सही से समझते नहीं हैं, और वो समझते हैं कि अगर हम डिसिप्लिन करेंगे तो सजा देंगे और हम नो करेंगे तो अपने बच्चे को सजा देंगे, और इस तरह से हम अच्छे वालिदैन नहीं रहेंगे, और वो फिल वक्त बच्चे को यस यस करते हैं जो वो नहीं भी कहता। मैंने देखा है, शायद आपने भी देखा हो, जो वो नहीं भी कहते तो कहते हैं बेटा आपको ये भी दे दें, आपको ये भी दे, वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और नशे की बीमारी में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा होता है कि वालिदैन बच्चों को वो जो नहीं भी कहते तो वो कर रहे होते हैं, उनकी बुनियादी जरूरियात का भी ख्याल रख रहे हैं। 4 में से 6 बातें मान रहे होते हैं बच्चे की। हाँ, 4 में से 6 बातें मान रहे होते हैं। इससे बिहेवियरल हैंडीकैप होता है और वो बच्चे फिर कहीं के नहीं रहते। अगर डिसिप्लिन के वर्ड को ही अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये जो वर्ड है डिसिप्लिन, ये डिसाइपल से निकला है, जिसका मतलब है ट्रू फॉलोअर ऑफ ए टीचर विद लव एंड बिलीव। तो और डिसिप्लिन का जो एक्चुअल मतलब है वो ये है कि आप अपने बच्चे की मदद करते हैं, या आप अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं। यानी जो वालिदैन अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं तो एक्चुअली वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, या वो अपने बच्चे की मदद कर रहे हैं। बट अगेन, जब आप डिसिप्लिन को सही अंडरस्टैंड नहीं करते, आप डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं, तो फिर आप समझते हैं कि मैं अगर डिसिप्लिन करूंगा तो मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, और मैं अगर बिछ जाऊंगा अपने बच्चों के आगे, लेट जाऊंगा अपने बच्चों के आगे, और उनकी तमाम जायज और नाजायज फरमाइशें पूरी करता रहूंगा, तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, जिसे हम अपनी ज़बान में एडिक्शन की लैंग्वेज में इनेबलिंग कह रहे होते हैं, कि वालिदैन अमूमन इनेबलिंग कर रहे होते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि हम मदद कर रहे हैं। और नशे की बीमारी में तो ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि नशे की बीमारी का जब कोई शख्स शिकार होते हैं तो उनकी मर्जी बीमार हो जाती है। इसीलिए 12 स्टेप प्रोग्राम का 3rd स्टेप कहता है कि मरीज को अपनी मर्जी और जिंदगी किसी बालातर हस्ती के हवाले करने की जरूरत होती है, जिनके पास उनसे ज्यादा इल्म हो, वो वालिदैन हो सकते हैं। सो नशे की बीमारी में तो मरीज को बहुत ज्यादा नो करना पड़ता है, क्योंकि बीमारी मरीज को इनकरेज करती है, बीमारी मरीज को क्रेविंग की सूरत में कुछ कहती है जो कि उसके लिए ठीक नहीं होता। कभी वो गलत तरह के लोगों से मिलने का कहती है, या कभी वो नाजायज फरमाइशें होती हैं, या कभी वो कोई वो गलत चीजें जिनसे दूर रहना जरूरी है बहाली में रहने के लिए। और वो वालिदैन जिनको नो नहीं करना आ रहा होता, या जो डिसिप्लिन करने को सजा समझ रहे होते हैं, तो वो फिर ये कर नहीं पाते। बल्कि विद इन दी है, जब इंडोर पेशेंट होते हैं और हम उन फैमिलीज को कहते हैं कि आपने इन्हें डिसिप्लिन करना है, आपने इनको नो करना है, तो उनसे हो नहीं रहा होता। और बिफोर मीटिंग वो प्लान कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल हम करेंगे, और जैसे ही बच्चा सामने आता है तो वो उनको चारू शाने चित कर जाता है, और उनसे उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो कहता है ये कर दें, तो वो कहते हैं बेटा ठीक है ये कर देंगे, और ये भी कर देंगे आपके लिए। सो नशे की बीमारी में तो नो करने की, हाँ और कुछ बेटा, और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं बताएं, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, यहाँ कोई दुख दर्द तो नहीं है। और नशे का मरीज आप बेहतर जानती हैं कि खामोश रहने वाला नहीं होता, अपने हक के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, अपनी बात करने वाला होता है। वो तो ना करने वाली बातें भी आगे बढ़ के करता है। हक की बात नहीं होती, वो भी मानता है। हाँ, वो भी कहता है कि ये मेरा हक है और ये भी कर दें। नो की बड़ी अहमियत है, और नो की अहमियत और गिल्ट ट्रिप जो होता है, और गिल्ट से निकलने के लिए डिसिप्लिन की सही डेफिनेशन और तशरीह को अगर समझ लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर इस तरह की सोचें, इस तरह के ख्यालात कि हम कोई अच्छे वालिदैन नहीं हैं, या हम अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कुछ नहीं करें, तो इस तरह के ख्यालात नहीं आएंगे। क्योंकि डिसिप्लिन, मेरे ख्याल में डिसिप्लिन ही और नो करना ही एक बहुत अच्छा गिफ्ट और एजुकेशन है,
जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दुनिया में माँ बाप जैसा और कुछ नहीं है। और जब माँ बाप घर में बच्चों को एक इस खुशफहमी में कहीं रख बैठते हैं कि जी हर चीज तुम्हारे मुंह से, हर बात पूरी होनी चाहिए, जो भी निकले मुंह से बात, तो बाहर जब जाते हैं तो माँ बाप जैसे नहीं उनको लोग मिलते, उनका बॉस उनके अम्मी अबू जैसे नहीं होते, उनके टीचर्स उनके अम्मी अबू जैसे नहीं होते, उनके कलीग्स, उनके फ्रेंड्स, उनका लाइफ पार्टनर और उनके इन-लॉज उनके अम्मी अबू जैसे नहीं उनको जब मिलते, तो फिर यहीं से ही आगे मसाइल शुरू होते हैं, क्योंकि वो कहीं ये उम्मीद कर बैठते हैं कि जिस तरह से मेरे अम्मी अबू ने मेरी सारी बातें मानी और मुझे कभी भी इनकार नहीं किया, तो उसी तरह से आगे भी कोई मेरी जिंदगी में मुझे इनकार नहीं करेगा। और वो फिर जब इनकार एक कोटेशन है डिसिप्लिन से रिलेटेड या नो करने से रिलेटेड, कि जब आप अपने बच्चों को मोहब्बत और शफकत से डिसिप्लिन और नो नहीं करते तो फिर पूरी दुनिया उनको सख्ती से डिसिप्लिन करती है। तो इससे पहले कि दुनिया पे मामला जाएं और फिर दुनिया उनको सख्ती, क्योंकि दुनिया तो मोहब्बत और शफकत से डिसिप्लिन नहीं करेगी, वालिदैन मोहब्बत और शफकत से डिसिप्लिन कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, बट दुनिया हार्शली करेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई हार्शली डिसिप्लिन ना करे, हार्शली नो ना करे, तो फिर जरूरी है कि हम ही उनको मोहब्बत और शफकत से नो करना शुरू कर दें, मोहब्बत और शफकत से डिसिप्लिन करना शुरू कर दें। बिल्कुल, और उस गिल्ट से निकलने की जरूरत है, उसका भी कोई इंतजाम करना पड़ता है कि वो, बल्कि कहा भी जाता है कि वो एक, क्योंकि वो फेवरेट मदर या फेवरेट फादर बनने के चक्कर में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो कहा जाता है कि हेट मी नाउ एंड थैंक मी लेटर। ये पेरेंट्स के को कहा जाता है कि ये सोचा करें कि कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए शायद वो आपके बारे में बुरा सोचेगा, आपने अगर किसी चीज पे ना किया है बच्चे को, लेकिन बाद में वो आपको थैंक यू ही कहेगा कि अच्छा किया कि बचपन में मेरे अम्मी अबू ने मुझे सब्र करना सिखाया या बहुत सारी चीजों से मना किया। तो आपकी इस बात से एक रियल इवेंट मेरे जहन में आया। मैं हम पेशेंट्स का ग्रुप कंडक्ट कर रहा था, तो एक पेशेंट ने एक रियल इवेंट मेरे साथ शेयर किया, बिल्कुल आपकी इस बात से वो मैच करता है। और वो पेशेंट शेयर कर रहे थे कि मेरे एक दोस्त बिल्कुल मेरे साथ ड्रग करते हुए इस दुनिया से चले गए थे, और वो जब आखिरी मोमेंट्स थे तो वो जो कह रहे थे, वो जो वर्ड्स कह रहे थे वो ये थे कि मैं जैसे आज जिस बुरी तरह से मर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी माँ का हाथ है, और अगर मेरी माँ ने बहुत पहले मुझे सख्ती से डिसिप्लिन कर लिया होता, मुझे रोक लिया होता, तो शायद मैं ऐसे ना मर रहा होता। तो जब वालिदैन बच्चों को टाइमली डिसिप्लिन नहीं करते और वो कुछ बैड कॉन्सिक्वेंस में जाते हैं, तो फिर उनको ख्याल आता है कि हाँ मेरे वालिदैन ने उस वक्त नो नहीं किया, हाँ मेरे वालिदैन ने डिसिप्लिन नहीं किया। और जब वालिदैन टाइमली बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं और नो करते हैं, और फिर क्योंकि डिसिप्लिन और नो एक बहुत बड़ी एजुकेशन है जो लोगों को और इंसानों को कामयाब बनाती है, और वो जब कामयाबी के उस लेवल पर पहुंचते हैं तो फिर उनको वही वालिदैन याद आते हैं कि ये आज वालिदैन की सख्तियां, डिसिप्लिन करना और उनका नो करना है जो मैं कामयाबी के फ्रूट्स इंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसी तरह से जैसे स्कूल में कुछ टीचर्स होते हैं, वो बड़े उस वक्त बचपन में बड़े सख्त लगते हैं, लेकिन बड़े होके हमें वो कहीं नहीं मिले, हम बड़े रिस्पेक्ट से मिलते हैं। बाद में समझ आती है कि उन्होंने हमें डिसिप्लिन करने के लिए वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। तो वालिदैन को भी ये जो है कि आज बस हम बच्चों के फेवरेट बन जाएं, कल बेशक वो हमें बुरा भला कहें कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं था, उससे निकलने से की बजाय उनको ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज अगर थोड़ी देर के लिए वो रोएगा या वो कहेगा कि आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन मुस्तकबिल में उसका फायदा होगा और वो फिर माँ बाप को याद करेगा कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा ही किया था। तो मिस हफ्सा, ये वैसे तो ब्लैकमेलिंग की टर्म गैरों के लिए इस्तेमाल होती है, और ये गैर और सड़कों पे और लोग कर रहे होते हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं कि ये मुझे अपना मोबाइल दे दो वरना गोली मार दूंगा। ये सड़कों पे इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी अक्सर ये टर्म यूज की जाती है कि वो भी इमोशनली काफी माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं, और वालिदैन को समझ नहीं आती इस चीज की, और वो उस ब्लैकमेलिंग के हाथों मजबूर होके फिर बच्चों की बातें मानते हैं। और वो भी इसी तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा, आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं घर से चला जाऊंगा, मैं घर ही वापस नहीं आऊंगा, या फिर मैं अपने आप को कट लगाऊंगा, या मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूंगा। तो इस किस्म की कुछ थ्रेट्स हैं जो बच्चे देते हैं, और वो फैमिली पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि कैसे डील किया जाए। तो आप इस बारे में कुछ
गाइड करें कि क्या कर सकते हैं वहाँ पर इस ब्लैकमेलिंग का, जो बच्चे छोटी-छोटी अब उम्र से ही करना शुरू सामना आपने सही कहा कि ब्लैकमेलिंग की टर्म तो सड़कों पर यूज होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं अनफॉर्चुनेटली घरों में यानी बच्चों की तरफ से ये जितनी ज्यादा बच्चों की तरफ से होती है ना इस्तेमाल माँ बाप की तरफ, उतनी सड़कों पर भी नहीं होती यानी फोन या पर्स स्नैचिंग के लिए। अब होता ये है कि जैसे मैंने पहले बात की कि बचपन में इम्पल्स कंट्रोल सिखाया नहीं होता है, नहीं माँ बाप भी बेचारे फरिश्ते नहीं होते, उनसे भी ये गलतियां कोताहियां हो गई होती हैं बचपन में, उनको लाड प्यार में वो हर बात मानते रहते हैं। तो जब वो बच्चा टीन एज में आ जाता है और अब उसकी वो एज आती है जब बड़ी बड़ी डिमांड्स करनी है और माँ बाप की लिमिटेशंस आ जाएंगी, फाइनेंस की, इमोशंस की, फिजिकल हेल्थ की, तो यहाँ पर ये होता है कि अब जब कोई मूड डिसऑर्डर भी बीच में आ जाता है ना, एंटर हो जाता है, या एडिक्शन का मामला भी आ जाता है, तो जाहिर है हर दिन के लिए कोई ना कोई डिमांड होती है बच्चों की तरफ से, जो वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसको उसका सामना करना। अब जब वो कोई डिमांड करते हैं कि मुझे फलां बड़ी गाड़ी लेकर दें, वरना फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, या वरना मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, या वरना मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा। अब ये वो चीजें हैं जो बेशक वो ज्यादातर केसेस में मीन नहीं कर रहे होते कि उन्होंने ऐसा कुछ करना है, वो सिर्फ वाकई में धमकी होती है। और कुछ जगह वो जब देख लेते हैं कि वालिदैन जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो एक आधी अटेम्प्ट भी कर देते हैं ऐसे बस सुपरफिशियल लेवल की, तो जिससे वालिदैन का दिल बिल्कुल पकड़ा जाता है। ये तो चले अटेम्प्ट पर पकड़ा जाता है ना, लेकिन इससे पहले जब बच्चे धमकियां देना शुरू हो जाते हैं ना कि फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो भी वो उनके दो तरह के रवैये होते हैं, यानी मोस्टली ये दो तरह की एग्जांपल्स हैं जो तकरीबन हर घर में देखी जाती हैं कि जब वो बहुत खप तप जाते हैं तो फिर वो पार्टिंग केक दे देते हैं कि जाओ दफा हो जाओ, कल के जाते आज चले जाओ, जान छोड़ो हमारी। बहुत थकने के बाद वो इस वाले रवैये की तरफ जाते हैं, और अगर अभी थकावट इतनी शुरू नहीं हुई होती और मामला शुरू शुरू में ही होता है, तो बच्चे अगर धमकी देते हैं कि मैं फिर घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो वो बहुत मेहनत समादत वाले अंदाज में कहना शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं तुम घर ना छोड़ के जाना, अच्छा चलो ये लो, ये तुम्हारी फरमाइश पूरी कर देते हैं। या फिर घर में कोई एक आधा बंदा होता है जो बहुत इनेबल कर रहे होते हैं, और फॉर एग्जाम्पल मदर्स कह रही होती हैं अच्छा चले दे देते हैं इसको गाड़ी, दे देते हैं फोन, वो भी बेचारा क्या करे, बाहर हर एक के पास वो ऐसी चीजें देखते हैं, तो फिर हमारा भी सारा बच्चों के लिए ही है ना, तो फिर हमने जब कमाया है तो दे देते हैं इसको वो चीज, जिससे कि वो सीख लेते हैं कि अच्छा एक तो मैं इनको डिवाइड करके इन पे रूल भी कर सकता हूँ, दूसरा मैं जरा सी धमकी दूंगा ना तो ये सब ठीक हो जाएंगे, ये सब मेरी बातें मानना शुरू हो जाएंगे। तो जो ऐसी अप्रोच है ना जहां पर बच्चे धमकियां देकर ब्लैकमेल करके माँ बाप से बातें मनवाते हैं, तो फिर माँ बाप को तैयारी कर लेनी चाहिए कि उन्होंने धमकियों का या ऐसी चीजों का कैसे सामना करना है। अब जिसमें थेरेप्यूटिक अप्रोच ये बिल्कुल भी नहीं कहती, ये जो दो रवैये जो वालिदैन करते हैं कि या तो वो पार्टिंग किक दे देते हैं कि जाओ जो मर्जी करो हमें कोई परवाह नहीं है, या फिर वो मेहनत समाजत वाले अंदाज में जाते हैं, ये दोनों काम ही नहीं करने वाले। जो थेरेप्यूटिक तरीके हैं ना किसी भी थ्रेट को, किसी भी ब्लैकमेलिंग को डील करने के, वो है फैक्ट्स बताना, यानी हकायक आपने बताने होते हैं अपने जज्बात डाल के बीच में, कि अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल अपने माँ बाप से ये कहते हैं कि फिर मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगा, फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो माँ बाप को आगे से हकायक बता देने चाहिए जो उस वक्त शायद बिल्कुल भूल ही जाते हैं, यानी उस वक्त वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और ये याद ही नहीं होता कि नहीं मतलब आप हम तो आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आप अगर घर छोड़कर जाओगे तो हमें तो बड़ी तकलीफ होगी, हम शायद रात को सो भी ना सकें सुकून से, शायद हमें भूख भी ना लगे, तो हम चाहते हैं कि आप घर तो छोड़कर ना जाओ, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, या मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो हकायक बताने होते हैं कि अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे तो क्योंकि आप मेरे बच्चे हो तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता या चाहती कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, लेकिन ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता किसी वजह से, और वो वजह अगर मुनासिब हो तो बता दें, वरना आप वजह हर वक्त बताना जरूरी भी नहीं होता। तो कभी भी, अब ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, चले हम तो इन पर्टिकुलर बच्चों के केस में बात कर रहे हैं ना कि तो आगे से कैसे डील करना है। किसी भी केस में अगर कोई इंसान आपसे धमकी से काम करवाता है तो उसकी वो बात हरगिज ना माने जिसके साथ कोई धमकी जुड़ी हो, बल्कि उस पर आप एक फैसला कर लें कि ये बात तो मैंने नहीं माननी, क्योंकि उससे आप एक पैटर्न सेट कर देते हैं कि आइंदा भी कोई बात मनवानी होगी ना तो धमकी दे देना, हम मान जाएंगे। तो वहां पर तो आपको एक स्टैंड लेना होता है कि वो बात नहीं माननी, और दूसरा ही साथ में जहन में ये रखना होता है कि इससे कोई क्राइसिस पैदा होंगे जब मैं बात नहीं मानूंगा तो, या जब मैं बात नहीं मानूंगी तो कोई क्राइसिस पैदा होंगे, तो उनको मैनेज करने की तैयारी की जाती है। जैसे जब वो आप कह देंगे कि नहीं ये बात आपको नहीं मानी जाएगी, या आपको मैं फोन नहीं दिला कर दूंगा नया, तो जाहिर है वो कुछ टेंट्रम्स कुछ दिन के लिए और
करेंगे, वो हो सकता है कि आपके सामने खाना खाना छोड़ दें, लेकिन वालिदैन को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो नीड्स होती है ना, वो हम इंसान कभी भी छोड़ नहीं सकते। खाना खाना हम सबकी ज़रूरत है, तो वो शायद बच्चे छुप कर खा लें, वो बाहर से विंडोज़ से डिलीवरीज़ आ रही होती है, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स वो खा रहे होते हैं, वो घर का खाना नहीं खा रहे होते दरअसल। तो वालिदैन पैनिक कर जाते हैं कि इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो 2 दिन से अगर वाक़ई भी नहीं खाया, तो तीसरे दिन खा लेंगे। क्योंकि खाए बगैर तो ना हम रह सकते हैं, ना बच्चे रह सकते हैं, कोई भी नहीं रह सकता। तो उनको ज़हन में इस चीज़ की पूरी तैयारी करनी चाहिए कि अगर ये टेंट्रम्स अगले 2-3 दिन तक भी चलते रहेंगे और अगर मैंने एंड पर जाकर बात मान ली, तो इसका मतलब है कि मैंने एक रिवाज सा सेट कर दिया है कि आइंदा कोई भी बात मनवानी हो तो थ्रेट करो, थोड़ा और तंग करो, जब हमारी एनर्जीज़ ड्रेन हो जाएँ तो हम बात मान ही लेंगे। आपको अपना ख़्याल पूरा रखना चाहिए, अपना खाना-पीना, अपनी नींद, अपनी वॉक एंड एक्सरसाइज़ का पूरा ख़्याल रखना चाहिए ताकि आपके अंदर एनर्जीज़ हो, आप तगड़े माँ-बाप हो बच्चों के साथ डील करने के लिए, ऐसे बच्चों के साथ जिनके साथ ऐसे मसले हैं बिहेवियर्स के कि वो थ्रेट्स देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और जब भी वो कोई ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाना चाहें, तो धमकी का जवाब हमेशा हक़ाइक़ से दे दें कि नहीं, मैं तो ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप ऐसा करो या आप घर छोड़ के जाओ। आप यहाँ पर रह सकते हैं, दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले हैं। अगर वो जा भी रहे हैं, तो एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि हम उन्हें ज़बरदस्ती रोक भी नहीं सकते। यानी अगर वो वाक़ई जाना चाह रहे हैं और वालिदैन को लग रहा है कि हक़ाइक़ से तो बात बन ही नहीं रही, तो फिर जा लेने दें, वो आ जाएँगे वापस। या आप उनके साथ नई गोल सेटिंग कीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मिन्नत समाजत वाले अंदाज़ में बिल्कुल नहीं जाना और पार्टिंग केक वाले अंदाज़ में भी नहीं जाना कि फिर कल के जाते आज ही जाओ। हम ज़बरदस्ती रोक भी नहीं सकते, हम सिर्फ़ अपने जज़्बात का इज़हार कर सकते हैं। रिसेंटली हमारे पास बल्कि एक ऐसा इवेंट हुआ भी कि एक बच्चे ने जो कि 22-24 साल के नौजवान हैं और उन्होंने ऐसे ही कोई ज़िद करते हुए धमकी दे दी कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा और रन अवे कर लिया उन्होंने वाक़ई। और कोई 35 डेज़ तक वो वापस नहीं आए, लेकिन रोज़ाना हमारी भी और उनके वालिदैन की भी उनके साथ गोल सेटिंग यही चलती रही थी और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कोई बहुत पता नहीं मेरा ख़्याल है इसकी तो कोई काउंटिंग भी नहीं होगी उनके पेरेंट्स के ज़हन में कि ये कितना रनअवे था। ख़ैर उसके बाद हुआ ये कि हम उनको समझाते रहे और ये पहली बार थी कि उनके पेरेंट्स उनके पीछे नहीं गए, मिन्नत समाजत नहीं की, कोई बात नहीं मानी, कोई शर्तें नहीं मानी और बच्चे वापस आ गए, उनका बच्चा वापस आ गया। फिर वो ट्रीटमेंट में आए और घर चले गए। तो जब वो देख लेते हैं ना कि माँ-बाप स्ट्रॉन्ग हो गए, उनकी रिट बन गई है, तो फिर वो धमकियाँ देते भी नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लिया होता है कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी नाजायज़ और जायज़ बात के लिए उनको धमकी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जो माँ-बाप को समझना चाहिए कि धमकियों में आकर कभी भी बात नहीं माननी बच्चों की। सो ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ये एक्चुअली बच्चों को ब्लैकमेलर बना देती है। अगर आप बच्चों की बिल्कुल। ब्लैकमेलिंग की आदतें हथियार फेंक देते हैं तो वो फिर ब्लैकमेलर बन जाते हैं, वो एक्चुअली आदत बन जाती है उनको, धमकियां देना सीख जाते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि वालिदैन तगड़े होके और पेशेंस के साथ बच्चे की इन मामलात को डील करना चाहिए। मैं नदीम साहब से मैं अपना अगला सवाल पूछना चाहूंगी। ये मेरिट का एक कॉन्सेप्ट जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है दूसरों के लिए, बाहर दुनिया में गैरों के लिए, पर बच्चों की दफा मेरिटोरियस होने में हम काफी थोड़ा पीछे रह जाते हैं। बच्चों की दफा हमारा दिल करता है कि उन्हें ग्रेस मार्क्स देते रहें और अनकंडीशनली उनको हर चीज प्रोवाइड भी करते रहे और अनकंडीशनली दरगुजर करते रहे उनकी सारी बातों को, सारी गलतियों को, कोताहियों को। तो आप इसमें कुछ गाइड करें कि कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को अनकंडीशनली देनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिसपे कुछ कंडीशंस अप्लाई करने की जरूरत होती है और कोई मेरिट सेट करना होता है। बिल्कुल मिस आबना, आप सही फरमा रही हैं कि अमूमन हम मेरिट को अच्छा कहते हैं और हम मेरिट की तारीफें करते हैं, मगर वो बाहर के लिए होता है, घर के अंदर नहीं होता। और जनरली घर में उस बच्चे की सबसे ज़्यादा डिमांडें और फरमाइशें पूरी हो रही होती है जिसको अच्छा, एक पंजाबी का वर्ड है खप डालना, ठीक है, जिसको अच्छी खप डालना आती है, जिसको अच्छा प्रॉब्लम मैस करना आता है और वो देखता है कि मेहमानों ने कब आना है और जब मेहमानों ने आना है तो मैंने लेट जाना है और मैंने अम्मा चाहती हैं कि मेहमानों को शोर ना जाए और मैंने उस वक्त शोर करना है। अम्मा चाहती हैं कि मेहमानों के आगे सब अच्छा हो
और उनके आगे जाए कि मेरे बच्चे बड़े ताबेदार हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और बड़े अच्छे से रहते हैं और मैंने उस वक्त मैस क्रिएट कर। तो यही बड़ी वजह है। आप देखते हैं कि आपको लोग नजर आएंगे कि जो बाहर तो बड़े कामयाब होते हैं, मगर जब घर के लेवल पे बात आती है तो अमूमन वो फेल होते हैं। और उसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो मेरिट का ना होना होता है कि बाहर वो इसीलिए कामयाब होते हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में, अपने दीगर रिलेशनशिप्स में वो बड़े कामयाब होते हैं। उन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे और ऐसे अंदाज से आगे बढ़ा रहे होते हैं। बट जब बात आती है अपने बच्चों की तो वहाँ उनको किसी खातिर में नहीं लाया जाता और उनकी कोई बात नहीं चल रही होती। उन्हें सब पता होता है उन्हें कि ये जो हो रहा है इसके कोई अच्छे नताइज नहीं आने, या ये जो मैं बातें मान रहा हूँ ये कोई जायज़ नहीं है, मगर उसके बावजूद वो मान रहे होते हैं और वो ग्रेस मार्क दे रहे होते हैं कि नहीं एक दिन ये मेरी मोहब्बत को देख के ही ठीक हो जाएगा, नहीं एक दिन इसको मेरी मोहब्बत से रियलाइजेशन हो जाएगी, जो कि नहीं होनी होती। सो मेरिट जैसे वर्क प्लेस पे होना जरूरी है, दीगर चीजों में होना जरूरी है, उन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में बच्चों के लेवल पे होना जरूरी है। क्योंकि दीगर चीजों में फिर आपके पास कुछ चॉइसेस होती हैं, कुछ ऑप्शंस होती हैं, मगर घर में या बच्चों के मामले में आपके पास चॉइसेस नहीं होती, आपके पास ऑप्शंस नहीं होती कि मैं किसी और ऑप्शन पे चला जाऊंगा। तो वहाँ तो लाजमी मेरिट होना चाहिए। और जहाँ तक आप का सवाल है कि कौन सी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए कंडीशनली या अनकंडीशनली, तो मेरे ख्याल में अनकंडीशनल जो चीज़ें देने की ज़रूरत है वो बेसिक नीड्स हैं। कि जो बेसिक नीड्स हैं, खाना पीना है, छत है, कपड़े हैं, जो बेसिक नीड्स हैं वो बच्चों को अनकंडीशनली दी जा सकती हैं। या इसके साथ साथ अगर दे सकते हैं तो वक्त आप अनकंडीशनली दे सकते हैं। आप एक अच्छे रोल मॉडल बन सकते हैं और एक अच्छे रोल मॉडल के तौर पर अपने बच्चों को अपने आप को दिखा सकते हैं। और या आप अनकंडीशनली उनके लिए लिमिट सेट कर सकते हैं, आप उनके लिए बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, आप मोहब्बत उनसे अनकंडीशनली कर सकते हैं और अपनी मोहब्बत का लफ्ज़ों से इजहार अनकंडीशनली कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो एज टू एज वेरी कर सकती हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से वेरी कर सकती हैं। बच्चा किस ग्रेड में जो है पढ़ रहा है उसके हिसाब से वेरी कर सकती हैं। बाकी तमाम तर चीज़ें अदर देन बेसिक नीड्स, वक्त, मोहब्बत, लिमिट्स का सेट करना या रिस्पेक्ट, इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें कंडीशनल होनी चाहिए। अगर बच्चा अपने हिस्से का काम कर रहा है या आपकी फरमाबरदारी कर रहा है, वो उनका काम अगर पढ़ना है और वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनका काम डिसिप्लिन्ड होना है, घर के माहौल को बरकरार रखना है, और या जो भी अगर वो जॉब करते हैं या वो बिजनेस करते हैं तो जो भी उनका काम है वो उन्हें अच्छे अंदाज से कर रहे हैं और एक अच्छा बेटा भी है तो फिर ठीक है। मगर अगर नहीं है तो फिर वो जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं होनी चाहिए, बस बेसिक नीड्स होनी चाहिए। सो मेरिट बड़ा जरूरी है, जैसे अभी नदीम साहब ने बताया। मिस हफ्सा, कुछ वालिदैन और बच्चों का ताल्लुक इस तरह का भी बन जाता है कि कोई बाउंड्रीज नहीं रहती, कोई हदूद नहीं मुकर्रर होती, और रात के 2 बजे बच्चा उठा के पराठा बना के दें और नहीं ख्याल कि माँ सो रही है तो उनको जगाना नहीं है, या माँ बाप की चीजें पड़ी होती हैं, माँ बाप का ड्रॉर खोल के तो बच्चे उसमें से चीजें निकाल देते, कोई बाउंड्रीज नहीं है। और बिल्कुल बगैर पूछे, अम्मी अबू से बगैर पूछे ऑर्डर कर दिया खाने का और उसके बाद कहा कि जी जरा पैसे दिए, वो आ गया बाहर तो उसको डिलीवरी बॉय को देने पैसे देने हैं। तो बहुत सारी चीजों में कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जो कुछ अम्मी अबू के है वो भी हमारा है और जो हमारा है वो भी हमारा है, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं रहती। और वालिदैन खुद भी कह रहे होते हैं कि जो कुछ हमारा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो तो है ही तुम्हारा। तो ये क्या दुरुस्त एक पैटर्न है अम्मी अबू के बीच में और बच्चे के दरमियान कि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई हदूद नहीं है मुकर्रर की गई,
और जिसकी वजह से फिर वो बिल्कुल ही रिलेशनशिप खराब हो जाता है बच्चे का और वालिदैन का। तो आप इस बारे में कुछ बताएं कि बाउंड्रीज होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सामने किसी भी रिश्ते को जो चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है ना, वो होती ही बाउंड्रीज है। यानी जब आपको हदूद पता होती है अपने रिश्तों की, और खास तौर पर माँ बाप और बच्चों के रिश्ते में, तो बाउंड्रीज लाजमी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि ऑर्डर का फ्लो कहाँ से आना है और बात मानने वाले कौन होंगे। और बाउंड्रीज डिसाइड हर वो बंदा करता है, यानी बाउंड्रीज डिसाइड होने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज होती क्या है। जिस तरह अगर मैंने अपनी बाउंड्रीज बनानी है किसी भी रिश्ते में, तो मुझे पहले कॉन्सेप्ट पता हो। जैसे माँ बाप को पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज क्या होती हैं। वो बहुत ही ज्यादा बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं माँ बाप ने ही, मैं तो कहूंगी कि बच्चों को ये इम्प्रेशन दिया होता है कि जो हमारा है वो भी आपका है, और जो आपका है वो भी आपका है। यानी कभी कोई डिमांड की ही नहीं। यानी बहुत ही ज्यादा ऐसा शो कराया कि ये घर भी आपका है, हम कमा भी आप ही के लिए रहे हैं, ये बिजनेस आपका है, ये गाड़ी आपकी, आप ही का तो है सब कुछ। तो जब एक छोटे से बच्चे को आप इस तरह की चीजें कहते जा रहे हैं, तो बड़े होने तक तो वो चीजें बहुत ज्यादा पक्की हो चुकी होंगी उनके जहन में कि सब कुछ हमारा ही है। और उनको लग रहा होता है कि बस अब ये, मतलब जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं तो उनको लग रहा होता है कि रिडंडेंट से हो गए हैं, यानी अब इनका कोई फायदा नहीं है, कोई काम नहीं है इनका। यानी वो घर पे अगर वालिद हैं तो वो रिटायर्ड हैं, घर पे हैं, बट बच्चे उनको उस नजर से नहीं देख रहे होते कि ये मेरे वालिद हैं और मुझे इनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी है। वो ऐसा देख रहे होते हैं कि जैसे अब इनको कुछ पता नहीं है। बाज़ औक़ात उनके जुमले भी माँ बाप की तरफ ऐसे निकल रहे होते हैं। जैसे मैंने अक्सर ये चीजें देखी हैं कि माँ बाप, अगर अब जिस तरह जितनी भी टेक्नोलॉजी आज के जमाने की है, तो उनको नहीं पता होती, और अगर वो पूछ रहे होते हैं बच्चों से कि बता दो ये चीज कैसे करनी है, तो वो दूसरी तीसरी दफा बताने के बाद खप जाते हैं और वो कहते हैं कि छोड़ दें अब्बू, आपको नहीं पता ये चीज, अम्मी छोड़ दें, आपको नहीं इस्तेमाल करना आता, आप खराब कर देंगी। आप तो इन बार चीजों में बार पड़े माँ ही बाप ना, को ये भी आप लोग वो कहते हैं ये आप लोग के लिए है ही नहीं, काम ही ये नहीं आप है। लोग क्यों इधर बिल्कुल क्यों पंगे लेते हैं? शन कर रहे होते हैं बार बार पेरेंट्स को, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हाँ, मतलब ये ज्यादा हमसे ज्यादा समझदार हैं। जाहिर है बच्चे अक्सर चीजों में माँ बाप से आगे होते हैं। जिस तरह हो सकता है कि वो गुड लुक्स में माँ बाप से ज्यादा अच्छे हों, वो सेहत में डेफिनेटली माँ बाप से ज्यादा अच्छे होते हैं, वो यंग होते हैं, वो ताकत में ज्यादा अच्छे होते हैं, तालीम में ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल तजुर्बे में कभी भी वो ज्यादा नहीं हो सकते माँ बाप से। तो उनकी बाउंड्रीज जो होती है ना, वो बचपन से इन्हीं चीजों की वजह से खराब हो चुकी होती हैं कि जब उनको बार बार माँ बाप की तरफ से ऐसा इंप्रेशन मिल रहा होता है कि हर चीज आपकी है, और यहाँ तक कि माँ बाप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो कोई भी फैसला करना हो तो वो उनसे पूछते हैं, खुद फैसले लेना भी छोड़ देते हैं। घर में क्या पकेगा ये बच्चे डिसाइड कर रहे होते हैं, गाड़ी कौन सी लेनी है ये बच्चे डिसाइड कर रहे होते हैं, किस फंक्शन पर कितने लोग जाएंगे ये बच्चे डिसाइड कर रहे होते हैं। तो जब रिवाज ही बिल्कुल उल्टा चल पड़ता है ना, तो फिर उसके नताइज भी उल्टे होते हैं। यानी जब आप एक चीज नेचर के लॉ के अगेंस्ट जाकर करते हैं ना, तो कुदरत तो ने तो ऐसा निजाम नहीं बनाया जहां पर बच्चों की तरफ से फ्लो आ रहा हो ऑर्डर का या हर चीज का। तो जब आप इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं ना, तो उसके बाद नताइज भी ऐसे ही घरों में आते हैं जहां पर माँ बाप को कोई ऐसी रिडंडेंट सी चीज समझा जा रहा होता है कि बस अब ये रिटायर्ड एज में है और अब इनसे इतना पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ तक देखा है मैं सामना कि अक्सर बाहर से जब कोई बच्चे वगैरह आते हैं जिनको पढ़ने लिखने के लिए माँ बाप ने भेजा होता है और इतने पैसे उन पर लगाए होते हैं, और जब वो आते हैं तो वो सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए कोई ऐसी शॉल ले आते हैं या कोई ऐसी चीज ले आते हैं जिससे कि जो कि हमें ऐसा लगता है कि ना भी लाते तो बेहतर था। तो ये कहीं ना कहीं इंप्रेशन हमने उनको दिया होता है, यानी पेरेंट्स ने दिया होता है बच्चों को कि हमारी खैर है। वो शहीद जी वफा बने होते हैं बिल्कुल कि बस तुम खुश रहो हमारी खैर है। खुद बगैर एसी के भी सो जाते हैं, बच्चे को एसी में सुलाते हैं, बच्चे को पंखे में, बच्चे को हर चीज दे रहे होते हैं। यानी जितनी भी उनके पास चीजें होती हैं उसका ज्यादातर फ्लो वो बच्चों की तरफ कर रहे होते हैं, जिससे बच्चों को यही इंप्रेशन मिलता है कि हम कोई बादशाह सलामत टाइप हैं और हमने ही जो है ना यहाँ पर इस घर में और इस जगह पर रूल करना है, और माँ बाप ने खुद ही हमें ये चीजें दी हुई हैं। तो अगर माँ बाप इतने अच्छे टीचर हैं कि वो उनको ये सब कुछ सिखा सकते हैं, तो फिर उनको अपनी इस क्वालिटी को अपने लिए भी यूज करना चाहिए कि वो फिर उन्हें बाउंड्रीज भी सिखा सकते हैं, क्योंकि माँ बाप ने ही कहीं ना कहीं सिखाया है ना उनको कि हम कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही हैं। तो अब वो इस चीज को उल्टा भी कर सकते हैं कि वो सीख कर खुद कि मैं
अपने लिए स्टैंड कैसे ले सकता हूँ, या हम अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं। अब ये पूरी चीज सीखने वाली होती है जब वो काउंसलिंग में आते हैं और वो सेशंस लेते हैं कि मैं किस तरह अपनी रिट वापस लेकर आऊं। तो हमने अक्सर यहाँ पर, आप अग्री करेंगे इस चीज से, हम अक्सर यहाँ पर पेशेंट्स के मुंह से ऐसे बातें सुनते हैं हाफ वे थ्रू ट्रीटमेंट में कि ब्रेन वॉश कर दिया है मेरे माँ बाप का, ये पहले जैसे नहीं रहे, ये मुझे मेरे अपने माँ बाप नहीं लगते। तो हमने तो ये निशानियां रखी हुई हैं कि जब मैं अक्सर फैमिली से कहती हूँ कि जब आपके बच्चे ये कहना शुरू हो जाए ना, तो आप समझ लेंगे काम होना शुरू हो गया आपका। आपकी जो मेहनत है काउंसलिंग में वो रंग लाना शुरू हो गई। अगर आपके बच्चे पहचानना शुरू हो गए हैं कि आप चेंज हो गई हैं या आप उनके माँ बाप नहीं रहे, तो माँ बाप को सीखना चाहिए। और हम अक्सर ये बातें भी उनसे कहते हैं कि माँ बाप को कभी भी बच्चों से टेक्नोलॉजी की चीजें या नई जितनी भी चीजें हैं, ये बच्चों से नहीं, अपने बच्चों से नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि वो फिर सिखाने वाला टीचर बन जाता है ना, तो वो फिर जरा रोब भी और डांट डपट भी हो जाती है। तो वो अपर हैंड बच्चों का आने ही ना दें उस चीज पर। आप किसी को पैसे देकर सीख लें बाहर से ये चीजें, लेकिन अपने बच्चों से ना ये चीजें सीखें, क्योंकि वो फिर आपके टीचर बनने की कोशिश करते हैं और फिर जब आप एक गलत रवाज सेट कर देते हैं तो उसको अनडू करना जरा मुश्किल सा हो जाता है। और फिर मदर्स को भी सिखाया जाता है कि आप भी अपनी जरा बाउंड्रीज रखें बच्चों के साथ, कि वो आपका बैग खोल के खुद ही से पैसे निकाल कर बाहर ना चले जाएं कि मेरे ही माँ बाप है ना तो मैं ये कर सकता हूँ, या मेरे पास सारे राइट्स हैं। या अगर आप थकी हुई हो और वो आपको कहें कि उठे मुझे खाना बना कर दे दें, तो आप कह सकती हैं आगे से कि अभी मैं थकी हुई हूँ, खाना बना हुआ है, या आप कुछ जाकर खुद अपने लिए कुछ बना लो, जो भी आप बना सकते हो, तो अभी मैं फिलहाल नहीं उठ सकती। तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं होता। और कभी भी ये कहने से आप कोई बैड पेरेंट्स या बुरे माँ बाप नहीं बन जाते। ये सिर्फ हमारे मुआशरे ने ये चीज बना दी है कि अगर चॉकलेट्स दे दी तो यू आर द बेस्ट डैड, और अगर मना कर दिया तो यू आर द वर्स्ट डैड, या इस तरह से ये चीजें सिर्फ हमारी सोचों की हद तक है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपनी बाउंड्रीज बना लेते हैं सही, तो आपकी रिट आ जाएगी आपके बच्चों के ऊपर। आप कोई उनके लिए मुश्किल फैसला जो उनके हक में बेहतर हो वो लेने के काबिल हो जाएंगे। आप उनको इंस्टेंटली कोई उनकी बात मानकर इम्पल्सिविटी के मसाइल में जाने से बचा लेंगे। आप उनके लिए कोई बेहतर फैसले कर सकते होंगे। वो आपसे इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे। यानी बाउंड्रीज में कोई भी डराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो डरेंगे आपसे। यानी इसमें डरावा कभी भी नहीं आता। जब आप अपनी बाउंड्री सेट करते हैं तो इससे प्यार और रिस्पेक्ट जो होती है ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और फिर जिन घरों में बाउंड्रीज होती हैं उन घरों में ऐसे मसाइल भी नहीं होते। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई एडिक्शन की या नफसियाती बीमारियों के साथ आए और वो आकर कहें कि हम बिल्कुल बाय द बुक्स चल रहे थे और हमारे घर में ये बीमारी आ गई है। हमारी तो बहुत अच्छी बाउंड्रीज थी। हाँ, अगर वो ये स्टेटमेंट्स कहें भी तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला होता है कि अच्छी बाउंड्रीज होती क्या है, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। अगर तो आपने बाउंड्रीज बनाई नहीं है किसी अच्छे रिलेशनशिप में, तो कभी भी ऐसे मसाइल नहीं आ सकते कि सामने वाला आपको लेट डाउन करे, शन कर दे बातों में, या चुप करा दे, या कोई ऐसे नकारा सी चीज समझे कि आपका होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता। और तो हमने ये देखा अहमियत भी है है बाउंड्रीज की। हमने देखा भी है कि कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनकी बाउंड्रीज बड़ी एक मुनासिब होती हैं, तो वो उनको ज्यादा तंग भी नहीं करते इलाज के दौरान जी भी। जी बिल्कुल वो बिल्कुल। कि नहीं, जैसे फर्ज करें कि अगर वालिद साहब ने एक बाउंड्री एक सेट की हुई थी, तो बच्चे वालिद साहब को उस तरह से तंग नहीं करेंगे, मिसबिहेव नहीं करेंगे। और अगर वालदा ने बाउंड्री सेट तो वालदा को देख के जिद करना, धमकियां देना, बिल्कुल तो बहुत नेचुरल है एक्चुअली ये। बिल्कुल। तो जो अगर पेरेंट्स एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लेते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे कल को रिस्पेक्ट भी उन्हीं पेरेंट्स की करते हैं जिनकी कोई बाउंड्रीज हैं। वरना ट्रू। एक एंटाइटलमेंट भी आ जाती है बच्चों के दिल में कि अम्मी का क्या है, इनका क्या है, इनके ऊपर तो बुलडोजर भी गुजार देना माँ बाप के ऊपर तो कुछ नहीं होगा, वो बहुत स्टील के बने हुए हैं। मतलब ये बिल्कुल अगर ऐसा। पुअर बाउंड्रीज होती हैं तो बच्चे यही समझते हैं कि हम जो मर्जी करें बच्चों अपने अम्मी अब्बू के साथ, तो इनका क्या है, इनको कुछ नहीं होना, इनको कुछ बुरा नहीं लगना, इन्होंने माइंड करना, हमारे लिए तो कमा रहे हैं, ये सब कुछ हमारे लिए तो कर रहे हैं, और बिल्कुल। किसके लिए कर रहे हैं, तो हम फिर जो मर्जी करें। तो बड़ा जरूरी है जो आपने भी डिटेल में समझाया। सामना एक मेरे जहन में एक छोटी सी एग्जांपल आई जो मुझे लगता है कि ऑडियंस को बड़ा हेल्प करेगी देखने में। ऐसे ही मेरा सेशन चल रहा था और एक फैमिली बैठी हुई थी जिनका छोटी सी कोई बच्ची थी, शायद 1.5 इयर्स की या हार्डली 2 इयर्स की। तो वो कोई बॉटल थी काउंसलर की, वो ग्लास की बॉटल थी, तो वो पकड़ के जोर जोर से जमीन पे मार कर खेल रही थी।
तो अब हम झिझक रहे थे कि अच्छा पकड़ लें, हम चाह रहे थे कि उनकी फैमिली आगे होकर वो बच्ची को हटा दे वहां से, कि इस तरह नहीं करते किसी की प्रॉपर्टी के साथ। तो उनमें से एक उनकी मदर ने कहा भी कि इसको पकड़े, तो उनके जो बच्ची के नाना थे, अब मोहब्बत इतनी ज्यादा थी ना इन्हीं बेटी की बेटी से, उन्होंने कहा कि रहने दो, खेलने दो उसे, तोड़ने दो, तोड़ो तोड़ो, और बच्ची को भी कह रहे थे कि तोड़ो, तोड़ दो बोतल। और वो मेरे लिए काफी मैं बहुत हैरान हुई देखकर कि फिर ऐसे बच्चे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, कि यानी फिर बाप बच्ची उनको को और शय मिल गई ना। नो नहीं कहते और कोई उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाते बच्चों को कि जो वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं फिर करते रहो और जारी रखे। बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. कुछ सवाल हैं जो एक्चुअली तलाल साहब क्योंकि अभी हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे इंटरनेट के कुछ इश्यूज की वजह से, तो मैं वो सवाल आप लोगों से पूछूंगी। नदीम साहब से जो सवाल सबसे पहले तलाल साहब से पूछ रही थी कि दोस्त हो सकते हैं माँ बाप और बच्चे, दोस्ती होनी चाहिए, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के? नहीं, माँ बाप को ये वर्ड्स भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जो एक रिश्ता है, जो उसका नाम है, चाहे जो भी रिश्ता है, उसको उसके नाम में ही रहना जरूरी है। जैसे अमूमन हमारे घरों में बहू को सास पहले दिन कहती है कि बेटा मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी बना लिया है और तुम मेरी बेटी की तरह हो और तुम हो ही मेरी बेटी, और फिर कुछ दिनों के बाद मसले बहू होने मसाइल। में कोई हर्ज नहीं है, बहू होने में भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, सो ऐसे ही जब आप बच्चों को कहते हैं कि बेटा हम आपके दोस्त हैं और आप समझे कि आप हमारे दोस्त हैं, बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए मगर फ्रेंड नहीं होना चाहिए। जब वालिदैन फ्रेंड बनते हैं तो फ्रेंड डिसिप्लिन नहीं कर सकते, फ्रेंड जो है वो रोक टोक नहीं कर सकते, फ्रेंड तो फैसिलिटेट करते हैं, फ्रेंड तो इनेबलिंग करते हैं, फ्रेंड तो आपकी कोताहियों को, कमियों को हाइड करते हैं, क्योंकि उनका काम आपको तरक्की दिलाना, आपको कामयाब करना नहीं होता, उनका काम आपको और अपने आप को एंटरटेन करना होता है। और ये बराबरी वालिदैन का को रिश्ता होता है, बिल्कुल, दोस्तों का तो बराबरी का रिश्ता होता है, तो पेरेंट्स का और बच्चों का तो नहीं होता रिश्ता। हाँ, सो वालिदैन तो ट्रेनर होते हैं, एजुकेटर होते हैं, जिन्होंने एजुकेट करना होता है, ट्रेन करना होता है, परवरिश करनी होती है। तो अगर वो फ्रेंड बन जाएंगे तो ट्रेन कैसे करेंगे, एजुकेट कैसे करेंगे, उनकी पेरेंटिंग कैसे करेंगे? वो कर ही नहीं सकेंगे। और ये बहुत बड़ी एक गलती है, और वालिदैन बार दफा ये गलती करते हुए समझते हैं कि नहीं हम तो अच्छे वालिदैन बन रहे हैं, कि हम बच्चे के इतना क्लोज हो गए हैं कि बच्चा जो है वो चोरी करके, किसी के साथ ज्यादती करके, कोई नुकसान किसी को करके, और हमें कहता है, और हम कहते हैं कोई नहीं, खैर है मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। तो जिससे बच्चे के दिमाग में बहुत गलत मैसेजेस जाते हैं, वो गलत चीजें लर्न करते हैं जो आने वाले दिनों में फिर वालिदैन को भी नुकसान पहुंचाती हैं और बच्चों को भी नुकसान पहुंचाती है। सो कभी भी वालिदैन को दोस्त नहीं होना चाहिए, और ना ही ये कहना चाहिए कि हम दोस्त हैं, मगर बिहेवियर फ्रेंडली जरूर होना चाहिए, मगर फ्रेंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये जो दोस्ती वाला मामला होता है वो फिर कई दफा दोस्त बन के तो वो कई दफा बाप बेटा बैठ के तो सिगरेट शेयर कर रहे होते हैं, तो इस तरह के मामला तो हो जाते हैं। और वो हम तो दोस्त है ना, तो मिलके सिगरेट पीना, शीशा और पीना, अक्सर बियर बच्चे इस पीना। तरह यहाँ पर इंडोर में हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे, यार अब्बू आपने अच्छा नहीं किया, आपने मुझे इंडोर करा दिया, यार अब्बू, यानी ये भी नई टर्म्स हैं। जब वो बराबरी में आ जाते हैं दोस्ती में, तो फिर वो अब्बू नहीं रहते, फिर वो यार अब्बू बन जाते हैं, और वो कभी फिर जाहिर है उनके फादर उनके लिए कोई मुश्किल फैसले नहीं कर सकते होंगे फिर।
और बाज दफा तो बिल्कुल। वालिदैन दोस्त बनने के लिए कुछ ऐसी एबनॉर्मल और इलीगल एक्टिविटीज बच्चे के साथ कर रहे होते हैं ताकि बच्चे को ये लगे कि हम वाकई उसके दोस्त हैं। जैसे स्मोकिंग है, तो वालिदैन जानबूझ के स्मोकिंग उनके सामने करते हैं और उनको ऑफर करते हैं कि हम इकट्ठे बैठ के करते हैं, ताकि बच्चा समझे कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं वाकई इसका दोस्त हूँ। और वो पूरी और यानी बच्चा दोस्त, बाहर ना जाए। हमें हाँ तो ये भी होता है कि बाहर नए बिल्कुल। दोस्त ना बनाए तो हमारी कंपनी में नशा करे। हम्म, हालांकि बच्चे वैसे भी वो सारा कुछ मम्मी अब्बू को नहीं बताते, वो उतना ही हाँ, बताते हैं बिल्कुल जितना भी नहीं। जितना बर्दाश्त बताने करते का हैं। फायदा होता है। तो और वो बाज़ ऑलरेडी औक़ात कम उनका बता फ़ियर रहे भी होते होता है। हैं। बाज़ औक़ात माँ जी। बाप का फ़ियर भी होता है, जिस तरह कुछ चीज़ों से उनका बड़ा सख्त इख्तलाफ भी होता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमने इसको रोका-टोका ना तो ये हमें बताना छोड़ देगा। तो वो वैसे ही बीच में हम राज से बन जाते हैं चुप करके कि बात ना बताना छोड़ दे। तो अक्सर माएँ बड़ा अक्सर मैंने यहाँ मदर्स को देखा है, बहुत फ़ख्र से कह रही होती हैं कि ये तो अपनी इसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हों, ये सारी मुझे बातें बताता रहता है, ये उनकी तस्वीरें दिखाता रहता है, तो हमारा तो बड़ा दोस्तों वाला आपस में घर में रिश्ता है। तो वो अब हालाँकि उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती होंगी, पहली तो बात ये है कि ये एक बहुत ही बड़ी वायलेशन है बाउंड्री की कि आपको ये सारे रिश्ते अलग-अलग रखने चाहिए। दूसरे बिल्कुल। नंबर पर माँ-बाप का रिश्ता करेक्शनल रिश्ता होता है, तो अगर वो ऐसी कोई गलत चीज़ें देखते हैं, तो वो उस पर मना करना चाहिए उन्हें। लेकिन वो ये सोचते हैं कि देखो फिर मुझे बताता है, तो अगर मैंने इसको रोका कि तुम गलत कामों में हो, तो फिर ये मुझे बताना छोड़ देगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो तो पहले ही कुछ नहीं बता रहे होते, बड़ा फ़िल्टर सा करके बता रहे होते हैं, जितना माँ-बाप की कैपेसिटी बर्दाश्त होती कर है सके। उसको अब्ज़ॉर्ब करने की। तो ये भी उनके कुछ खदशात होते हैं। हुँ। और बाज दफा वालिदैन जो है वो ड्रग जी, जी। प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम खुद ही ला के दे देंगे, क्योंकि ये बाहर जाएगा तो कोई और मसला हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी। तो उन्हें कहते हैं कि बेटा आप बस आराम से घर बैठें, आपको कौन सी ड्रग चाहिए है, कितनी चाहिए, हम खुद प्रोवाइड करेंगे। और फिर हमारे पास आके और बड़े फख्र से बता रहे होते हैं कि हम तो इनको हम कहीं नहीं, ये कभी किसी ड्रग डीलर से इसका कोई राब्ता नहीं है, किसी अड्डे पे नहीं जाता ये, हम खुद इसको ला के देते हैं। और क्यों ला के देते हैं जी? क्योंकि ये कोई और किसी गलत काम में ना पड़ जाए। हमें पता है ये ड्रग करता है, मगर हम फिर भी इसको नहीं बताते हैं कि हमें पता है ये ड्रग करता है, हम इसको पैसे देते हैं ताकि ये चोरियां ना करने लग जाए। यानी बजाय इसके कि आप उनकी उन गलत एक्टिविटीज में दीवार खड़ी करें, हर्डल्स क्रिएट करें, उनको डिफिकल्ट बनाएं, उनको इजी बना रहे होते हैं, आसान बना रहे होते हैं कि तुम बस आराम से कमरे में बैठ के करो, हम तुम्हें खुद ला के देंगे। सो जब फ्रेंड बनते हैं तो फिर इस तरह की गलतियां तो जाहिर बात है करते हैं वालिदैन। गैर महसूस तरीके से वालिदैन बाजुकात पार्टनर इन क्राइम बन जाते हैं, अपने बच्चों के गलत कामों में साथ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पता भी नहीं चलता किस तरह से वो दोस्त बनते बनते उनके राज छुपाने शुरू कर देते हैं और फिर पर्दे डालना शुरू कर देते हैं। बहुत दफा हमारे अपने पेशेंट्स के केसेस में देखते हैं हम के वालिद साहब को पता ही नहीं होता कई सालों तक कि बच्चा नशा करता है। वालदा के साथ बच्चा हर चीज शेयर कर रहा होता है, 5-5 साल तक वालदा को उसने दोस्त बनाया होता है और वालदा को पता होता है कि आज उसने नशा किया है, वो बताता भी है आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया है। और घर में ही रह के वालदा कोशिश करती हैं कि किसी को पता ना चले, घर में रह के नशा छुड़वाते छुड़वाते वो उनका साथ देना शुरू हो जाती हैं और फिर आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि तुमने बताया क्यों नहीं मुझे पहले। तो बड़ा क्लियर होना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स के बारे में कि ये मेरा रिश्ता किसी के साथ, जिसके साथ भी जो रिश्ता है हमें उसके हिसाब से ही करना चाहिए डील। जैसे मैंने कई दफा देखा है कि कुछ लोग कहते हैं अपने अपने कुलीग्स के साथ काम करते करते खवातीन कह रही होती कि ये मेरे भाइयों की तरह, ये कुलीग मेरे भाई जैसे हैं। तो वो कुलीग कुलीग ही होना चाहिए, कुलीग रह के भी आप एक रिस्पेक्टफुली काम कर सकते हैं और वो भाई बना देना। अक्सर दुकानदार गैरबाजी बना लेते हैं, आपको बहन समझ के तो मैं इतने पैसे कम कर रहा हूँ, तो बहन ना बनाए, आप कस्टमर समझ के डील करें। तो रिश्तों में क्लियर होना चाहिए कि किसी के साथ हमारा क्या रिश्ता है और उसी को ही हम अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं। मिस अफजा, आपसे एक सवाल है कि मारपीट का जो आंसर है, ये वालिदैन समझते हैं कि ये हमारा राइट है कि हम बच्चों का कान मरोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे अपना ही हिस्सा लगते हैं, अपनी प्रॉपर्टी लगते हैं बच्चे छोटे। तो वो वालिदैन मारने को कोई बहुत बुरा नहीं समझते, उसको वायलेंस के जुमरे में नहीं लाते, अब्यूज के जुमरे में नहीं लाते वालिदैन, जब वो अपने बच्चों को मार रहे होते हैं। और
ये भी एक बहुत बड़ा गलत तासुर है जो समझा जाता है कि जी पहले कितनी मारें पड़ती थी, तो पहले वाले हालात ठीक थे, हमने बिल्कुल। तो अपने माँ बाप से बहुत मारें खाई हैं, तो आजकल के बच्चों को क्यों मारने से मना किया जाता है, इनको भी 2-2 लगानी चाहिए। तो ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, जो मारपीट है बच्चों को, जो घर पे भी की जाती है, और इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं समझा जाता। तो आप इसके बारे में क्या राय देंगी कि ये क्या वालिदैन का वाकई राइट है कि वो बच्चों को मार सकते हैं, और मारने से शायद बच्चे ज्यादा बेहतर डिसिप्लिन होते हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं। मैं सामना ये जो जितना भी मारपीट के तरीके हैं या प्रोवोकिंग के जो जितने भी इनकी एक्सरसाइजेस हैं, इसमें बड़े फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि वालिदैन इस तरफ जाते हैं, जिसमें एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपने बताया है कि वो इस स्कूल ऑफ थॉट से ऑपरेट कर रहे होते हैं कि हमें बचपन में ऐसे ही मार पड़ती थी, या हम देखो कितने सारे सीधे थे, हमारे अब्बू घर आते थे और हम सब डर जाते थे, या वो हम रौब बड़ा था उनका, बड़ों का घर पे, और हम कोई गलती करते थे तो सबको एक गलती करता था तो सबको मार पड़ती थी, तो उसका नतीजा देखो कि आज हम सारे किसी अच्छे मकाम पर हैं। हालांकि वो सारे उस मार की वजह से अच्छे मकाम पर नहीं थे, ये वो सिर्फ इन दो इवेंट्स को जो अलग अलग है मिक्स कर रहे हैं कि मार ने हमें अच्छे मकाम पर अच्छे मकाम पर उनको जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि मेहनत ने भेजा होगा, मारपीट का उसमें कोई असर नहीं है। जमाना बड़ा चेंज हो चुका है, हम अपडेटेड जमाने में, और हम हर चीज अपडेटेड चाह रहे हैं। आजकल कोई भी पीटीसीएल घर पे लगवाना पसंद नहीं करता, सबके पास एंड्रॉइड फोन्स, आईफोन्स हाथों में होते हैं। तो जब हम हर चीज टेक्नोलॉजी और कपड़े और फैशन आज के जमाने का फॉलो करें, तो फिर हमें सोच भी आज की लेकर आनी चाहिए। सोच हम वो फिर पीछे 60s 70s में चले जाते हैं कि तब ये चीजें चलती थी और इसके बड़े नताइज थे, तो आज भी वो चलेंगी। आजकल के बच्चे, बल्कि मारपीट तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चले हम आज की उस पर कमेंट करते हैं कि ये चीजें सख्ती करना, ये रिबेलियस बना देता है बच्चों को, ये ढीठ सा बना देता है, और वो बात सुनने से बिल्कुल चले जाते हैं। यानी आपका जब उनके साथ एक लव हेट का रिलेशनशिप आ जाएगा ना, कि चले आप माँ बाप होने के नाते वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर जब वो आपकी सख्ती देखते हैं तो फिर वो आपसे नफरत भी करते हैं, चाहे वो उसका इजहार अल्फाज में ना करें, लेकिन रवैयों में जरूर करते हैं किसी ना किसी तरह से, कि वो डिफाइंस में चले जाते हैं। उनको जो बात मानने को कही जाए वो उसी की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ऐसी सारे तरीके जो होते हैं, जब माँ बाप इस सोच से ऑपरेट कर रहे होते हैं कि हमारे बड़ों ने ये किया था और हम कामयाब हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मारपीट से कामयाब नहीं हुए, वो तो मेहनत करने से कामयाब हुए थे। तो आज आप एक फैक्टर तो ये हो गया कि वो पुरानी सोच रख रहे होते हैं, दूसरा फैक्टर ये हो गया कि वो दूसरी तरफ फिर लाड प्यार भी बड़ा करते हैं, जो कि नाजायज होता है। यानी ये चीजें ना साथ साथ चलती हैं, जब आप बहुत नाजायज बातें मानते हैं और फिर खप तप जाते हैं ना, तो फिर आप सख्ती भी करते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझाते हैं कि जब आप इनेबल कर करके थक जाते हैं तो आप प्रोवोक करते हैं। ये कुदरत का कानून है कि जब भी आप किसी पर गुस्सा करते हैं बिला वजह या जरूरत से ज्यादा, या गुस्सा करना इवन मतलब वैसे भी गुस्सा करते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर चुप करके गिल्ट सा पैदा हो जाता है कि मैंने ज्यादती की, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो फिर आप उसको कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं, फिर आप कोई तोहफा ला कर दे रहे होते हैं, पसंद की चीज दिला देते हैं, बाहर खाने पे ले जाते हैं, कोई और चीज ला कर दे देते हैं। तो ये एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है। अब जब आप समझते हैं ना कि मैंने तलाफी कर दी है, तो आपके जहन में सिचुएशन बराबर हो जाती है कि मैंने मारा था तो मैंने प्यार भी कर दिया। तो फिर उसके बाद आप दोबारा यानी मारने का रूम आपके लिए खुल जाता है कि अब हम दोबारा इसको मार सकते हैं, क्योंकि पिछला हिसाब तो बराबर हो गया। तो एक ये भी साइकिल होता है जो चुप करके आपके अंदर चल रहा होता है कि मारते हैं प्यार करते हैं, मारते हैं प्यार करते हैं। आप तो माँ बाप और बच्चों के लिए सवाल करिए ना, मिसाल ना हमारे पास तो ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि घर में मुलाजिमों को डांट डपट की जा रही होती है और मारा जा रहा होता है, और उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे होते हैं। यानी और वो मुलाजिम भी बड़ा फिर दिल बड़ा करके उनके लिए अपने मालिकान के बारे में सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे बड़े गुस्से वाले हैं लेकिन ख्याल भी बड़ा रखते हैं हमारा, कपड़े भी बहुत दिलाते हैं, पैसे भी बहुत देते हैं। तो वो ये एक गिल्ट वाले साइकिल पर सब चले जाते हैं कि मारने के बाद वो प्यार कर रहे होते हैं। अब होता ये है कि माँ बाप की सोच ये होती है कि मारने से ये ठीक रहेंगे, हमारा डर रोब रहेगा। हालांकि वो रोब रहता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहता, और रोब कोई रखने वाली चीज ही नहीं है। आपको तो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए कि मैं कोई बात कहूँ और बच्चा मान ले। यानी डरावे से जब आप मना लेते हैं तो अपनी आंखों के सामने तो आप उनसे डरावे से कोई भी काम करवा लेंगे, लेकिन हर वक्त तो बच्चा आपकी आंखों के सामने नहीं होगा। तो जब वो ज्यादा टाइम आंखों से ओझल रहते हैं, तो वहां पर वो सारी खराबियां चल रही होती हैं, जो आप उन पर गुस्सा निकालते हैं तो वो फिर आपके हिस्से का भी नशा कर लेते हैं।
यानी आपकी मार के हिस्से का, आपकी डांट के हिस्से की भी चोरी कर लेते हैं। तो जब भी बच्चों के गलत रवैये ठीक करने के लिए कोई उनको हमारे पास लेकर आता है, तो हम वालिदैन से एक चीज बड़ी क्लियरली कहते हैं कि आपने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि ये, मिसाल के तौर पर अगर वो नशा करती हो, कि ये आपके हिस्से का नशा ना करें। तो उनको ये बात समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि मेरे हिस्से का क्या नशा। तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि जब आप उनको थप्पड़ मार देंगे ना, तो जहां उन्होंने नशा करना था, तो फिर वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लेंगे कि ये अब उसका है, जो उन्होंने मारा था, या जो उन्होंने मेरे पैसे बंद किए थे, या जो उन्होंने मुझे गालियां दी थी, या जो उन्होंने मुझे बुरा भला कहा था। ऐसे ऐसे अल्फाज कह देते हैं ना माँ बाप बच्चों की शक्लों के बारे में, उनके रंग के बारे में, उनकी फिजिक के बारे में, और फिर और ऐसी बातें कि तुमसे तो अच्छा मैं किसी पत्थर को पैदा कर लेता या कर लेती। तो ऐसे ऐसे जुमले जब वो कहते हैं, तो निकम्मे को, तो ये जुमले बच्चों को बड़े तकलीफदेह लगते हैं। तो इससे ठीक तो क्या हो ना, वो बल्कि और ज्यादा रिबेलियस हो जाते हैं, और वो माँ बाप के हिस्से का भी ये सारा काम करना शुरू कर देते हैं। जो भी गलत रवैये होते हैं उनके, झूठ बोलना, चोरी करना, या धोखा देना, या नशे करना। तो प्रोवोकिंग किसी भी तौर पर जो है ना, ये कारआमद नहीं है। इससे रवैये हमेशा खराब होंगे। अगर तो माँ बाप आज के जमाने में ये सोचते हैं कि हम डांट डपट करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। डांट डपट करने से मामलात मजीद खराब हो जाएंगे। बेजा लाड प्यार भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो आपने जरा दरमियाना रवि के साथ चलना है, यानी कोई दरमियान का रास्ता सीखें, जो कॉमन सेंस का नहीं होना चाहिए, जो ऑब्वियसली कोई थेरेप्यूटिक तरीका होना चाहिए। आप गूगल से पढ़ सकते हैं, आप किसी प्रोफेशनल से सीख सकते हैं, लेकिन ये दो रवैये जो हमारी कॉमन सेंस के हैं कि सख्ती करो या प्यार करो, ये हमें जरा अपने ज़हन से निकाल देने चाहिए, क्योंकि इससे नताइज बिल्कुल नहीं निकलते, बल्कि मसले और खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। पूरा इंसान समझने की जरूरत है बच्चों को भी। वो कोई आधे इंसान नहीं होते जो बच्चे होते हैं, वो पूरे फॉर्म को बिल्कुल। पूरा इंसान जिसलिए कान मरोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया, इस चीज को काफी जायज समझते हैं। बल्कि मैं एक किताब में पढ़ी थी रिसेंटली कि बचपन में अगर बच्चों को मार पड़ती है तो इससे उनका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, और उनके दिमाग का वो हिस्सा जो कि इम्पल्स कंट्रोल को मैनेज करता है वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से बड़े होकर वो ब्रेक नहीं लगा सकते अपनी इम्पल्स के ऊपर, अपने आप को रोक नहीं सकते, बेसब्रे होते हैं। इवन के उनके ब्रेन में जो डिप्रेशन का मैकेनिज्म है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है अगर बचपन में बच्चों को मार पड़ती है। और पुराने जमाने में शायद ये तरीके चलते होंगे। जी जी बिल्कुल। वो सीखते भी हैं कि फिर वो भी मारना सीखते हैं। और लड़कों को, अगर लड़कों पे अगर हाथ उठाया जाता है लड़कों पे, तो वो बड़े होके मारना सीखते हैं, और लड़कियों को अगर आप मारते हैं तो वो मार खाना सीखती हैं बड़े होके, और ये जो वायलेंस का साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है। और तो इसकी जगह वालिदैन को बेसिकली स्मार्ट पनिशमेंट सीखना चाहिए, क्योंकि वालिदैन पनिशमेंट देने के लिए मारते हैं, और ये पुराने वक्तों की पनिशमेंट्स हैं, आज से शायद 50 साल पहले, 30 साल पहले। और उस वक्त भी आप लोग बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उस वक्त भी इसके कोई बेनिफिट नहीं थे, उस वक्त भी कोई फायदे नहीं थे। बच्चों में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, शेम में बच्चे चले जाते हैं। सो वालिदैन को स्मार्ट पनिशमेंट सीखना चाहिए कि अगर वो उन्हें डिसिप्लिन करना चाहते हैं या वो उन्हें किसी बुरे एक्ट से डिस्करेज करना चाहते हैं, तो उनको स्मार्ट पनिशमेंट करें। जैसे स्मार्ट पनिशमेंट में एक पॉइंट है कि आप उनकी कोई फेवरेट एक्टिविटी जो है, फेवरेट कोई चीज है, वो उनसे दूर करें, और उनको बताएं कि ये हमने आपको इससे क्यों दूर किया है, हमने आपकी पॉकेट मनी क्यों कम कर दी है। और सिंपल सी बात है, जैसे ऑफिस में ये सारा कुछ होता है, ऑफिस में जो है किसी को बुरा भला नहीं कहा जाता, गालम गलोच नहीं किया जाता, मारपीट नहीं की जाती, बल्कि उनको स्मार्ट पनिशमेंट दी जा रही होती है और रिवॉर्ड किया जा रहा होता है। तो जब बच्चे कोई अच्छे एक्ट करें तो उनको रिवॉर्ड करना चाहिए, और जब कुछ बुरा एक्ट करें जो आप चाहते हैं कि वो ना करे, तो फिर उनको स्मार्ट पनिशमेंट देना चाहिए। और सीखना चाहिए गूगल पे जाके कि कौन कौन सी और किस किस तरह की स्मार्ट पनिशमेंट्स हैं जो बच्चों को दी जा सकती है, जो एज टू एज वेरी करती हैं। सो जब आप सीखेंगे, वालिदैन जब इन चीज़ों को सीखेंगे, तो फिर वो उनको खुद ब खुद करना आ जाएगी, जिनके बेटर रिजल्ट है। जैसे मिस अफसा एक बात कर रही थी कि हम वक्त के साथ साथ अपनी तमाम चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपने कपड़ों को अपग्रेड करते हैं, और ख़वातीन तो पिछले साल के कपड़े भी नहीं पहनना चाहते।
तो ठीक है। सो अब हम अपने फर्नीचर को अपग्रेड करते हैं, हम अपनी गैजेट्स को अपग्रेड करते हैं, तो फिर वो काम जो सबसे अहम है वालिदैन के लिए, सबसे अहम बच्चों की परवरिश करना है, तो उससे भी अपग्रेड होना चाहिए, उसको भी सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, लर्न करके सीख के और फिर उसमें अपग्रेडेशन होनी चाहिए, ताकि वो पुराने तरीके जो हैं वो ना चलें, क्योंकि वो काफी ज्यादा नुकसानदेह हैं। बच्चों और वालिदैन के दरमियान में एक दीवार भी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन का दौर है, अब तो नए तरीके आ गए कि अच्छे हेल्दी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के, तो वो हमें सीखने चाहिए। और ये रिश्ता वालिदैन का और जो बच्चों के दरमियान जो रिश्ता होता है, ये होता तो बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई अनमोल रिश्ता होता है, लेकिन इसको खूबसूरत बनाते रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप इन रिश्तों पे काम नहीं करेंगे तो इसका नतीजा बहुत खराब निकलता है वालिदैन और बच्चों के बीच में। एक तकलीफ दे रिश्ता, और मैंने देखा है कि वालिदैन माज़-ओ-क़ात मतलब एक तकलीफ में चले जाते हैं बच्चों से, बच्चों की मोहब्बत में रोगी बन जाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ताल्लुक था वो बहुत ही खराब हो चुका था, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है जो बन जाता है। तो बहुत जरूरी है कि अगर वालिदैन सीख जाएं अपने बच्चों की थेरेप्यूटिक पेरेंटिंग, तो वो इस रिश्ते को एंजॉय भी कर सकते हैं और बच्चों की भी मुस्तकबिल के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और अपनी राय से हम सबको आगाह किया, और वो तमाम लोग जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर से आपको ज्वाइन करेंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज। Not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.